जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, आरजे रौनक की वीडियो है। बंगाल में भगवा राज्य, एंड ऑफ दीदी आरा इरा इरा बंगाल इलेक्शन, बीजेपी वर्सेस टीएमसी एंड मोर। भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें फुल सपोर्ट दीजिए इस चैनल पर भी, और हमारा नया चैनल है पाकिस्तानी सनातनी रिएक्शन, तो प्लीज हमें फुल सपोर्ट दीजिए। उस चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, चैनल के बायो में भी दे दिया है। प्लीज हमें फुल सपोर्ट दीजिए दोनों चैनलों पर। और इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। मैंने व्हाइट इसलिए पहना है, अपना आज का वीडियो में विजय को डेडिकेट कर रहा हूँ। वो ऐसे नहीं करता ना, रजनीकांत ऐसे रामराज से लिया वैसे भी शर्ट मैंने। सॉरी, शुरू करते हैं। आई एम वेटिंग। अच्छा, सुनने में आया है कि एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने फिर से अपनी कंपनी के कई सारे इंजीनियर्स को निकाल दिया नौकरी से। इससे मेरे को एक बहुत ही पुराना जोक याद आ गया, सुना देता हूँ आपको। कि एक आदमी अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे 4 बेटे हैं। पहले ने MBA कर रखा है, दूसरे ने इंजीनियरिंग कर रखी है और तीसरे ने PhD कर रखी है, और चौथा वाला चोर है। पड़ोसी कहता है अच्छा, चोर वाले बेटे को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते आप? आदमी बोला कैसे निकालूं, वही तो कमा के लाता है। बस आएगा क्या, काम करने दे। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल है? हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल इस शो में लेकर आना मेरा काम है। वैसे भी गर्मियां चालू हो गई हैं, 2 ही काम है मेरे पास, आपके लिए ऐसे शोज लाना और खाली टाइम में फ्रिज में बोतल भर के रखना। फिलहाल शो लेकर आया हूं तो शुरू करते हैं। केजरीवाल सर चालू करें। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अच्छा, इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ ऐसा कि हम सबका चिरी फटी का मनी ऑर्डर आ गया। हम सब डर गए। कैसे डर गए? क्योंकि हमारे फोन में इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट अलर्ट का मैसेज भेजा गया। आपको भी आया होगा। सब लोगों के फोन अचानक से एक साथ बज उठे। अब कुछ ज्ञानी इस पर रिएक्ट करते हुए पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इससे पैनिक फैल गया, साउंड बहुत तेज था उस इमरजेंसी मैसेज का। तो इधर आना, इधर इधर ये बताओ भैया, इमरजेंसी अलर्ट के साउंड में तुम्हें अरिजीत सिंह की आवाज में लोरी सुननी है क्या? अबे जब ऐसा साउंड होगा तभी तो पता चलेगा ना कि इमरजेंसी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस हफ्ते कमर्शियल LPG का जो सिलेंडर होता है उसमें पर सिलेंडर 993 रुपए का प्राइस इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन डोमेस्टिक LPG का प्राइस नहीं बढ़ाया गया। मतलब ये जो गवर्नमेंट है ना हमारी, ये मम्मियों के लिए काम कर रही है, माताओं के लिए। जानबूझ के बाहर रेस्टोरेंट का खाना महंगा किया गया है ताकि हम पिज्जा बर्गर छोड़ के घर की तोरी लौकी टिंडे खाएं। सही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस हफ्ते जबलपुर में बरगी डैम पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रिजर्वायर में एक क्रूज पलट गई, डूब गई और कई सारे लोगों की जान चली गई। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहना चाहूंगा कि इस देश में शासन प्रशासन पर आप भरोसा मत करिए। आप अपनी सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए सावधान रहिए और ऐसा समझ के चलिए कि लाइव स्क्विड गेम चल रहा है। बस टेक केयर। पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर PM इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर छोड़ दिया जाए। उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। क्यों नहीं गया भाई? हेलो, क्योंकि शायद उन्होंने एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखी होगी। बाकी दुनिया में इंग्लिश आने के फायदे होते हैं, पाकिस्तान में इंग्लिश आने से नुकसान होता है। अब देखो, एक और आदमी है पाकिस्तान में जिसे इंग्लिश नहीं आती, उसे अब सक्सेस मिल गई। जी हाँ, उसकी टीम ने पजामा सलवार PSL जीत लिया। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। और ये लीग जीतने के बाद इन घंटे के किंग साहब ने पता है क्या किया? कोहली को कॉपी करने के बाद रोहित को कॉपी करने की नाकाम कोशिश करी है इन्होंने। जैसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी कलेक्ट करी थी ना, वैसे ही करने की कोशिश करी, लेकिन मास्टरपीस की बराबरी चीप कॉपी तो कर ही नहीं सकती। बात तो सही है। और भाई, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप कलेक्ट किया था, पजामा अरे वापस निकल रहा है। PSL थोड़ी ना कलेक्ट किया था, और PSL की ट्रॉफी होती तो रोहित भाई लेने से मना कर देते। वैसे भी ट्रॉफी मोहसिन नकवी ने दी है, हम तो वैसे भी उस आदमी से ट्रॉफी नहीं लेते। कभी ली हमने? चलिए, PSL से IPL शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि IPL का फाइनल भी शिफ्ट हो गया है। पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये खेला जाना था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में IPL का फाइनल खेला जाएगा। और आपको पता है वेन्यू चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कर्नाटक के विधायकों ने इतनी टिकट की मांग कर दी कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन डिमांड पूरी करने की हालत में नहीं था, इसलिए लॉजिस्टिक्स का बहाना देकर फाइनल को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, मुझे तो पहले यही लगता था कि नेता लोग खाली इलेक्शन की टिकट के लिए पुदीना बोते हैं। अब पता चला इन लोगों को मैच का टिकट भी उतनी ही शिद्दत से चाहिए। नहीं, गजब बेइज्जती है। वैसे BCCI वालों को भी मानना पड़ेगा, फाइनल किसी और ग्राउंड को भी दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने अहमदाबाद को ही दिया। मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप फाइनल कराने से अच्छा है इस स्टेडियम में IPL फाइनल ही करवा दो, क्योंकि इंडिया अगर यहां पर हार जाती तो लोग इसको पनौती स्टेडियम बोलते। IPL फाइनल बिल्कुल रिस्क फ्री है, जो टीम जीतती है वो अपने इंडिया की ही टीम है।
स्टेडियम को पनौती फ्री बनाने की निंजा टेक्निक हो गई नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। वेल, आईपीएल में पंजाब ने अपने सारे चंडीगढ़ वाले मैच खत्म कर लिए हैं। अब पंजाब का होम मैच धर्मशाला में शिफ्ट हो गया है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। लेकिन अगर आप धर्मशाला के ग्राउंड का टिकट प्राइस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया का शायद सबसे महंगा स्टेडियम भी है। मेरा एक दोस्त वहां मैच देखना चाह रहा था धर्मशाला के ग्राउंड में जाकर। मैंने उससे पूछा, भाई तूने टिकट बुक करा ली? कहने लगा नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोलता है पेमेंट के टाइम पर खाली कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, किडनी से पेमेंट कैसे की जाती है ये बता ही नहीं रहे। वेल, एक और हफ्ता निकल गया दोस्तों और थला का दर्शन नहीं हुआ आईपीएल के ग्राउंड में। धोनी भाई भी मस्त आदमी है, क्या गोली दे रहे, खेल भी नहीं रहे और रिटायर भी नहीं हो रहे। कहीं ममता बनर्जी दीदी ने धोनी से इंस्पिरेशन तो नहीं लिया कि कुछ भी हो जाए न रिटायर होंगे न रिजाइन करेंगे? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अच्छा, ममता बनर्जी से याद आया, आपको क्या लगता है ममता दीदी की हार की सबसे बड़ी वजह कौन है? मोदी जी? नहीं। अमित शाह? अरे बिल्कुल नहीं। शुभेंदु अधिकारी? अरे ना बाबा ना। मैं आपको बताता हूं कौन आदमी है। लियोनेल मेसी। कैसे? 2011 में मेसी पहली बार वेस्ट बंगाल आए थे। उनके आने के कुछ ही महीने बाद सालों से चली आ रही लेफ्ट की सरकार गिर गई और टीएमसी सत्ता में आ गई। फिर पूरे 15 साल इन्होंने राज किया। 15 साल बाद इनको आइडिया आया कि मेसी को वापस से वेस्ट बंगाल बुलाना चाहिए। वो आए। कौन? मेसी। और उनके आने के कुछ ही महीनों बाद बंगाल में फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया। यानी अब अगर बीजेपी वाले चाहते हैं कि बंगाल में लंबी सत्ता उनकी बनी रहे, क्या करना है? मेसी को नहीं बुलाना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, मेसी से याद आया, इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी है और इंडिया में वर्ल्ड कप दिखाने के लिए एक भी चैनल या ओटीटी ने बिड नहीं किया क्योंकि एडवर्टाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। एक मिनट बताओ भाई, जब मेसी भारत आए थे तब उनको देखने के लिए लोगों ने 80-80 हजार रुपए तक की टिकट दी थी, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप को एडवर्टाइजर्स नहीं मिल रहे। गजब खराब व्यवस्था है। देखिए, इस देश में अगर आपको फुटबॉल की सही हालत देखनी है तो आप MS धोनी फिल्म उठाकर देख लेना वापस। उसमें धोनी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और उनके स्पोर्ट्स टीचर आकर उनको बोलते हैं कि तुम गोलकीपिंग अच्छी करता है, क्रिकेट खेलेगा? अच्छा गोलकीपिंग करता तुम, क्रिकेट खेलेगा? बस इसी एक लाइन से आप समझ लो कि इंडिया में फुटबॉल की हालत इतनी खराब काय को है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। वैसे आपको एक मस्त चीज बताता हूं। आपको पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल्स बनती हैं ना, जिससे खेला जाता है, वो कहां मैन्युफैक्चर होती है? आप सोच भी नहीं पाओगे, बिना गूगल किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बताता हूं, पाकिस्तान में। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूं दादा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, चेक कर लो जाके इंटरनेट पे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई एक तो ऐसी चीज बना रहा है जिसको लात मारो तो वो फटेगी नहीं। ऐसे फटी से याद आया, 1 साल हो गए हैं पाकिस्तान की फटे हुए। आई मीन ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए, लेकिन गरीब आदमी ना जीने का तरीका निकाल ही लेता है, कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेता है। अब देखो, इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइलें इतनी मारी कि पाकिस्तान ने उन मिसाइलों का बचा हुआ लोहा बेच के आटा खरीदा। ये जो धुरंधर में हमजा पाकिस्तान जाके वो जो खाते हुए दिखाया गया ना, वो पैसा कहां से आया? हमारा लोहा बेच के, मिसाइलों की सबसे बड़ी खबर तो इलेक्शन रिजल्ट्स ही है दोस्तों। हमने सोचा कि इसकी बात एंड में ही करते हैं। इस चुनाव से दोस्तों ये तो साबित हो गया है कि मोदी जी बहुत भले आदमी हैं, सबको हारने का बराबर मौका दी। तो दोस्तों, चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। असम के नतीजे के बाद पवन खेड़ा मुश्किल में हैं, बंगाल के नतीजे के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए मुश्किल में हैं, तमिलनाडु के नतीजे के बाद नेता लोग मुश्किल में हैं क्योंकि अब अभिनेता बाजी मारने लगे हैं, केरल के रिजल्ट के बाद वामपंथी विचारधारा खतरे में है और इन सारे नतीजों के बाद रिजॉर्ट ओनर्स मुश्किल में हैं क्योंकि कोई भी पार्टी अपने विधायकों को रिजॉर्ट नहीं भेज रही। भाई साहब, धंधे का नुकसान हो गया कतई। शाबाश बेटा। अब देखिए दोस्तों, इलेक्शन की ना भारत में बस एक ही कहानी है और एक ही रूल है कि या तो एक पार्टी हारती है या बीजेपी जीतती है। लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत सिक्योर कैसे करी, बंगाल में जीत के मायने क्या हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जानना भी है कि भाई तमिलनाडु में अब आगे होगा क्या। आज की वीडियो में इसी में डिटेल में बात करेंगे। वैसे बंगाल इलेक्शन पर हमने डिस्कस किया है यशवंत देशमुख के साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना जरूर, मजा आएगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप पहले ये बताओ कि बीजेपी की बंगाल में जो जीत दर्ज हुई है, सबसे ज्यादा उससे दुखी कौन है? ममता बनर्जी? नहीं। महुआ मोइत्रा? अरे नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या केजरीवाल? अरे नहीं बाबा नहीं। बंगाल की बीजेपी में जीत से सबसे ज्यादा दुखी 2 लोग हैं।
एक तो दूसरे राज्य में रहने वाली मछलियां और दूसरे जो लोग दुखी हैं वो हैं बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। मछलियां तो इसलिए क्योंकि जब बंगाल में चुनाव प्रचार हो रहा था और मछलियों पर राजनीति करी जा रही थी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने ये नैरेटिव बनाया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो यहां के लोगों को मछली खाने को नहीं मिलेगी। ऐसे में रवि किशन बाबू जो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अरे हमें तो बाहर के राज्यों से मछली पकड़कर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आप क्या बात करते हैं, हम यहाँ के कुएं तालाब में बाहर के राज्यों से मछली लाके उन तालाबों और कुओं को भर देंगे, जितनी मछलियां खानी है आप लोग खाइएगा। हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार का, यूपी का, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं, यहाँ कुएं में डालेंगे, यहाँ के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ। अरे सोच के देखो यार, मतलब कोई मछली जो बंगाल की खाड़ी में रहती होगी बेचारी, वो विद फैमिली पूरा समंदर तैर के अरब सागर की तरफ आई होगी और राहत फतेह अली खान की राहत की सांस ले रही होगी। अब बीजेपी वाले पकड़कर उसी मछली को दोबारा बंगाल ले जाएंगे। मछली भी यही सोच रही होगी क्या भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। दूसरी दिक्कत मछली के अलावा बांग्लादेशियों को हो रही है। भाजपा हमेशा से ही इल्जाम लगाती रही है कि बांग्लादेश से इलीगल घुसपैठी इंडिया में आते हैं। ऑपोजिशन का यह कहना था कि जब आपके पास केंद्र में पावर है, आप बीएसएफ कंट्रोल करते हो, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है। टीएमसी तो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं थी कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। लेकिन अगर आप भाजपा की बंगाल की जीत के बाद बांग्लादेश के अखबार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में खलबली मची हुई। बीजेपी का बंगाल में पावर में आना कम से कम बांग्लादेश के अखबारों के हिसाब से तो अच्छी खबर नहीं बांग्लादेश के लिए। क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के अखबार, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से भारत आते हैं तो क्यों आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेशियों का भारत आने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश की जमीन बहुत उपजाऊ थी, इसलिए वहां पर आबादी बहुत हुआ करती थी। लेकिन 19वीं सदी में वहां पर अकाल पड़ा और कुछ जमींदारों से भी गरीब जनता का पंगा हो गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आबादी असम और वेस्ट बंगाल की तरफ आई। एक बार फिर से याद दिला दें कि इस वक्त तक बांग्लादेश जैसा कोई देश बना ही नहीं था। इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान में नहीं था। यह वक्त है जब अंग्रेज भारत के ऊपर शासन किया करते थे। फिर जब देश का विभाजन हो गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो बड़ी संख्या में हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से असम और वेस्ट बंगाल आए, जबकि कई मुसलमान बांग्लादेश भी चले गए। फिर जब 1971 में पाकिस्तान के पजामे का नाड़ा खींच लिया गया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और उनको आजादी मिल गई, तब भी कई लोग हिंसा की वजह से भारत आए। ठीक नंबर्स तो किसी को नहीं पता, लेकिन अनुमान है कि 1971 में बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग भारत आए थे, जिसमें से बहुत बड़ा तबका वापस ही नहीं है। 2007 में भारत सरकार ने यह बात फॉर्मली एक्सेप्ट की थी, ऑफिशियली एक्सेप्ट की थी कि 12 मिलियन बांग्लादेशी भारत में इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेशियों के भारत आने जाने की एक वजह यह भी है कि बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर उतनी मुस्तैद और चाक चौबंद नहीं है जितनी पाकिस्तान के साथ है। इसी वजह से बांग्लादेशी इंडिया बेरोक टोक आते रहे। और बीजेपी का इल्जाम था कि इन घुसपैठियों को टीएमसी ने इंडिया में अपने वोट बैंक की तरह यूज किया है, जबकि ये हमारे संसाधनों पर बोझ हैं। टीएमसी ने कभी इस बात को खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश के अखबारों में जो हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी की जीत के बाद, वो ये साफ बताता है कि इलीगल इमिग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा था और ये रियल मुद्दा था। और इसी वजह से बंगाल और असम का इलेक्शन बांग्लादेश में बड़ी करीबी से फॉलो किया गया। वो लोग देख रहे थे क्या क्या हो रहा है भारत। बांग्लादेश के एक लीडिंग अखबार द डेली स्टार ने एक ओपिनियन पीस लिखा है, जिसमें यह आशंका जताई गई कि क्योंकि अब असम और बंगाल दोनों जगह भाजपा की सरकार है तो बॉर्डर सिक्योरिटी और सख्त हो सकती है। इसी तरह प्रथमो आलो, एक और बांग्लादेशी अखबार में यह खबर छपी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर के तहत लोगों के नाम हटाए हैं, अगर कल को उनको बांग्लादेशी मानकर बांग्लादेश भेजा गया तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब असम ने एनआरसी कराया था और कुछ बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, तो बांग्लादेश के इंडिया हाई कमीशन से एम्बेसडर को तलब किया गया था और यह बताया गया था कि आपने जिन लोगों को वापस भेजा ना बांग्लादेश में, वो बांग्लादेशी हैं ही नहीं, उनमें से कुछ भारतीय ही हैं और कुछ रोहिंग्या से। जैसे हमारे देश में कई लोग रोहिंग्यास को बांग्लादेश से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन असल में रोहिंग्या म्यांमार के नेटिव है। खैर, बांग्लादेश के अखबार इस बात पर साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद जो बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त होगी वो बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि जिस अखबार ने यह लिखा है कि इंडिया एसआईआर में हटाए गए लोगों को बांग्लादेश भेज देगा, उनको शायद ये बात नहीं मालूम है कि असल में एसआईआर लिस्ट में हटाए गए लोगों में ज्यादा परसेंटेज तो हिंदुओं का है। वैसे दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण हिंदू वोट के कंसोलिडेशन को भी माना जा रहा है और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की एक हिंदू कम्युनिटी है जिसको मटुआ कम्युनिटी कहा जाता है। ये कम्युनिटी बांग्लादेश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से भारत आ गई थी।
34 साल तक वेस्ट बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा, तब इस मटुआ कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं। इनकी बातों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया, इनकी मांगों को इतना ज्यादा देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मटुआ कम्युनिटी को बहुत इज्जत दी। इनके लोगों को रहने के लिए पक्के मकान और इनके एरिया में अच्छी सड़क और उनके परिवार वालों को कई विभागों में नौकरियां भी दी गई। इस वजह से ये मटुआ हिंदू कम्युनिटी टीएमसी लॉयलिस्ट। ऐसे में बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली। उनको पता था कि ये कम्युनिटी ममता बनर्जी के खिलाफ तो नहीं जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने मटुआ कम्युनिटी को कुछ ऐसा ऑफर किया जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफर कर ही नहीं सकती थी। ये था सिटीजनशिप का ऑफर। अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोसेस होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया सीएए लागू। सीएए के हिसाब से मटुआ कम्युनिटी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल थी, लेकिन विपक्ष ने सीएए के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट में ममता दीदी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पूरे केस में वो एंटी मटुआ कम्युनिटी समझी गई। एक ऐसी कम्युनिटी जिनको सबसे पहले रिस्पेक्ट ममता बनर्जी नहीं दिलाई थी, अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई थी क्योंकि ममता उनकी सिटीजनशिप के खिलाफ थी। इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी ने ममता के किले में सेंध लगाई। यानी बीजेपी भले ही बंगाल 2026 में जीती हो, लेकिन उन्होंने इसकी नींव बहुत पहले डाल दी थी दोस्तों, बहुत पहले डाल दी थी। सफेद कपड़ा ओ चलिए वापस से इस डिस्कशन पर आते हैं कि बंगाल और असम में जो इसमें जीत यार मिली फनी है वीडियो ही बीजेपी बनी है। को, उससे बांग्लादेश में सफेद क्या कपड़ा। रिएक्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हड़कंप बांग्लादेश के अखबारों और वहां के जर्नलिस्ट के जो ओपिनियन है ना, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बंगाल में भाजपा की जीत से बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स नाराज हों। जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में भारत बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े बेटर हुए। एक मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल वाली कंट्रोवर्सी को अगर छोड़ दें तो दिल्ली से लेकर ढाका दोनों जगह के डिप्लोमेट्स और नेता आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और किस तरीके से भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर हो सकते हैं इस पर लगातार काम भी हो रहा है। ऐसे में बंगाल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेश को एक उम्मीद यह है कि तीस्ता नदी का जो मुद्दा है वो अब सॉल्व हो जाएगा। तीस्ता नदी के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी नदी है जो सिक्किम से होकर बंगाल में आती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है। जब कोई नदी दो देशों के बीच सफर तय करती है तो उसके पानी को लेकर अक्सर विवाद होता है और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है जो ये डिसाइड करता है कि नदी का पानी कितने परसेंटेज में कौन सा देश रखेगा। ये लॉ गंगा नदी के पानी पर तो अप्लाई करता है, यानी भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी को लेकर ऑलरेडी एक अग्रीमेंट है, लेकिन तीस्ता नदी के पानी को लेकर अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह ममता बनर्जी है। 2011 में मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे और ढाका विजिट पर गए थे, तब उन्होंने यह प्रपोजल दिया था कि तीस्ता नदी के लगभग 50% पानी पर भारत की ओनरशिप है, 40% पानी पर बांग्लादेश की ओनरशिप रहेगी, बाकी बचा 10% पानी नदी का अपना भी तो होगा। लेकिन जब यह प्रस्ताव ममता बनर्जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा जी हाँ, ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि वो 2011 में नई सीएम बनी थी वेस्ट बंगाल की और उनको ये डर था कि अगर ये प्रस्ताव मान लिया गया तो नॉर्थ बंगाल के किसान उनसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी के रहते कभी भी तीस्ता नदी के पानी पर बांग्लादेश और भारत के बीच अग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब बांग्लादेश इस बात से काफी खुश है कि सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, यानी तीस्ता नदी का मसला सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश को लगता है कि अब भारत के साथ उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ज्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम पार्टी की सरकार है। इसका मतलब यह है कि अब बंगाल का विकास तेजी से होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर डेवलप होगा, रोड्स बन जाएंगी। इस कनेक्टिविटी का फायदा बांग्लादेश को भी होगा, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और वहां के डिप्लोमेट्स तो इस चेंज से काफी खुश हैं कि भैया भाजपा की सरकार बंगाल में आ गई है। लेकिन शायद वहां की जनता और जर्नलिस्ट में इस बात का खौफ है कि बीजेपी के आने के बाद इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाए। पर ये भाई डर किस बात का इन लोगों को यार? अगर इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाएगी तो तुम्हारी ही मेहनत बचेगी। कैसे भाई? फालतू में तुम लोग तैर के कूद के दौड़ के फांद के आते हो, वीजा लेकर लीगली आओ। हमारे तो पाकिस्तान से भी संबंध इसीलिए खराब हुए थे। हमें यह दिक्कत थोड़ी ना थी कि मिसबाउल हक इंडिया खेलने क्यों आ रहा है। दिक्कत यह थी कि उनका एक आदमी वीजा लेकर आता था और 10 तारों के नीचे से आकर यहां पर आतंकवाद फैलाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बांग्लादेश के साथ अच्छी चीज बस यही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, यानी उतना गिरा हुआ मुल्क नहीं है। और जिस हिसाब से बांग्लादेश के अखबारों में छप रहा है ना, लगता है कि बंगाल को भी इलीगल बांग्लादेशियों की शक्ल ज्यादा देखनी नहीं पड़ेगी अब। हैं? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि देखो, राघव चड्ढा ने पार्टी स्विच कर ली, बंगाल ने सरकार स्विच कर ली, आप लोग कब तक सेम जॉब में रहोगे भाई साहब? कुछ देखो अपना हिसाब किताब। अब तो आपकी कंपनी ढंग से अप्रेजल भी नहीं कर रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मिनट, हमारा काम कुछ खोलना नहीं, बस बोलना है। आपको हमारा बोलना अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आपका इतना सपोर्ट तो हम मांग ही सकते हैं, है कि नहीं? बंगाल इलेक्शन पर हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट भी जरूर देखना। टीआरपी चैनल नाम है हमारे, द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते इंफॉर्मेशन दे दी पूरे
जो मेन बातें थी वो बता दी हैं। अच्छा मतलब कि ये टीएमसी ये यार नेता लोग कैसे अवाम को मतलब कि ये भड़काते हैं, कैसे मतलब कि एक दूसरे के या एकदम से खिलाफ कर देते हैं। मतलब कि जो है ना लोकतंत्र भारत का, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का ही है। लोकतंत्र लोकतंत्र यार मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वैसे शब्द ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। लोकतंत्र ऐसे कह लो कि ये जो सरकारें एक दूसरे से मतलब कि लड़ती हैं, फील होती है। हाँ एक दूसरे को नीचा फील कराती है। एक दूसरे को नीचा फील कराती है, कभी वो जीत जाती है, कभी ये जीत जाती है, अच्छा फिर एक अच्छा, दूसरे बस की समझ टांग गई। खींचते हैं, उसको मतलब कि ये लोकतंत्र कहते हैं। ये मतलब कि जो होता का खेल है ना, उसको लोकतंत्र कहते नहीं, हैं। हम ये नहीं शायद कह मैं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा है, क्योंकि हमें अब जो है ना, अब भारत का लोकतंत्र सब ऐसा कह रहा हूँ, अच्छा मुझे जो लगता है, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र मैंने किसी और देश का देखा ही नहीं है। हमारे यहाँ भी जो होते हैं इलेक्शन, इतना लोकतंत्र नहीं होता, बस यहाँ पे आते कितनी हैं, पार्टियां हमें हैं? वोट दी, जो मतलब कि होते हैं ना, हर कोई अपने जहन का मालिक है। और सिंध में तो वैसे भी सरदार जिसको बोलेगा उसी को वोट जाएगा, भले वो गुंडा है, भले वो नेता है, जो भी है उसको ही वोट जाएगा। कौन सरदार? मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं कर रहा हूँ। वहां पे कौन सरदार है? वहाँ के वो सरदार बने हुए हैं, अच्छा, हर कोई अपने इलाके का सरदार है, हर कोई अपने ये तो इलाके का। फिर ये तो ठीक नहीं है ना। लोग वोट वो होता है जो लोग अपनी मर्जी से दें। हाँ लोग अपने मतलब लोग किसको मान चुनते पसंद हैं? किसी के कहने लोगों पर को नहीं होता। इस बार मतलब कि वाकई में भाजपा के सरकार आने के बाद वेस्ट बंगाल में काफी मतलब कि वो डेवलपमेंट देखेंगे हम। सो अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं जीते को, 4 दिन हुए हैं या 5वां दिन है शायद। तो जीत की खुशी यार वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है, ज्यादातर अब तो मतलब। मोबाइल खोलते हैं बस इसी टॉपिक पे वीडियोस आई होती है। हाँ कि वेस्ट बंगाल में आज यहाँ जश्न हो रहा है, आज ये मंदिर खुला है, मंदिर के बाहर अब ये होली मनाई जा रही है, वो भी भगवा कलर से। कमाल। एक दूसरे के ऊपर भगवा कलर फेंक रहे हैं और बहुत खुश है, इतने खुश देखते रहते हैं। पर वेस्ट बंगाल की आज तक इस तरह की खुशी की वीडियो नहीं देखी थी। वो तो ये कैसे? बहुत अच्छी बात है यार, किसी पार्टी के आने की वजह से पूरे स्टेट में इतनी खुशी आ जाएगी, तो ये कभी सोचा नहीं था। मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ का। अब यहाँ का हमारा शहबाज शरीफ है। वोट कब हुए थे? वो यार वोट तो हो गए, वोट को तो 3रा साल होने वाला है। वो जीता था। नहीं, आजाद उम्मीदवार के ज्यादा थे वोट, लेकिन आजाद उम्मीदवारों ने चुना था इमरान खान को, लेकिन इमरान खान जेल में थे। नंबर पर आए थे शहबाज शरीफ, तो वो फर्स्ट नंबर वाला तो जेल में था, तो सेकंड नंबर वाले को फिर बनना पड़ा प्राइम मिनिस्टर। और हमारा जो सीएम है पंजाब का, वो एक लेडी है, वो मरियम नवाज। आप समझ में आ गई। बाकियों का मुझे भी नहीं पता, सिंध में कौन है, बलोचिस्तान में कौन है, लेकिन भारत के बारे में काफियों के पता है यार। हेमंत बिस्वा शर्मा है, यूपी का पता है, उत्तर प्रदेश का योगी जी। तो मतलब कि काफी ऐसे लोगों के पता है कि ये सीएम इस स्टेट के हैं। तो ऐसा है। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी आपकी वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। हमारे नए चैनल को फुल सपोर्ट दीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा।
और चैनल का नाम है पाकिस्तानी सनातनी रिएक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब